वेक्टर, ठीक है ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज अपन टॉपिक पढ़ने वाले यहाँ पे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। दिस इज पेज नंबर 1, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में देखो क्या होता है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने ये देखा है कि भाई जो वेक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपोनेंट बना दूं पहले तो। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। ये पॉइंट ओ है कोई और ये पॉइंट कोई पी है और ये एक वेक्टर है। सपोज दिस इज वेक्टर आर। एक्स एक्सिस के साथ सपोज इसमें थीटा डिग्री का एंगल बना है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के साथ सपोज इसमें थीटा डिग्री का एंगल बना है, तो ये वेक्टर को आप क्या बोल सकते हो कि किस तरह से मिलकर बना है। दिस वेक्टर इज अ सम ऑफ, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दे रहा हूं क्योंकि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात की है। हम जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते यहाँ पे ये एक और एक ये। क्या हम ये बोल सकते हैं कि दिस वेक्टर आर इज सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। मान लो मैं इसको x वेक्टर मान लूं और इसको y वेक्टर मान लूं, दिस पॉइंट इज m हियर। तो क्या हम r को x और y के सम के फॉर्म पे नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं, है ना। बोल इट इज सकते अ रिजल्टेंट वेक्टर ना, ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया आपका। समझ गए कि नहीं? किसका रिजल्टेंट है? x और y का रिजल्टेंट है। क्लियर हो गया? मतलब ये वेक्टर दो वेक्टर से मिलकर बना। और वैसे भी कोई वेक्टर अगर अपन लिख देते, जैसे मैं यहाँ पे किसी वेक्टर को बना दिया रैंडमली ऐसा, सपोज दिस इज द आर वेक्टर, तो ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इन सबका सम भी हो सकता है। तो एक वेक्टर को आप अलग अलग टाइप के इनफाइनाइट वेक्टर के सम के फॉर्म पे लिख सकते हो, ठीक है ना। मतलब जैसे मैंने एक वेक्टर ये बना दिया तो ये इनका सम भी हो सकता है। या फिर मैं यहाँ पर ऊपर से कोई डायग्राम बना दूं ये इस तरह से, ये वाला सम भी हो सकता है ना। यहाँ पे दिस इज a डैश वेक्टर, दिस इज b डैश वेक्टर, दिस इज c डैश वेक्टर। तो r कैन बी सम ऑफ आइदर a प्लस b प्लस c प्लस d और a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश। तो जब आप कोई वेक्टर को ड्रॉ करते हो, कोई वेक्टर बनाते हो, तो वो वेक्टर अलग अलग टाइप के वेक्टर का सम होता है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि दिस आर, ये जो आर है इसका वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर डी इसके पार्ट हैं। पार्ट मतलब कंपोनेंट हम बोल सकते हैं यहाँ पे, उसके पार्ट हैं, उसके कंपोनेंट हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? जैसे अगर मैं ये पेन की बात करूं तो पूरा एक कंप्लीट दिस इज अ पेन बट इट्स कंपोनेंट इज व्हाट। ये इसका कैप एक कंपोनेंट है, फिर ये वाला पार्ट कंपोनेंट हो गया, ये एक कंपोनेंट हो गया, फिर यहाँ पे इसकी जो निब है वो एक कंपोनेंट हो गया, फिर इसके अंदर जिसमें इंक जाती है वो एक कंपोनेंट हो गया, ठीक है ना। तो कोई वेक्टर अगर बना है तो वो दूसरे वेक्टर से मिलकर बना है, ऐसा अपन बोल सकते हैं, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आर बनाया था तो दिस आर इज अ पार्ट ऑफ वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई, या फिर एक्स और वाई इसके कंपोनेंट है। समझ गए या नहीं? कोई डाउट अभी इस पे? कोई डाउट बेटा? हेलो, कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? ये जो एक्सप्लेन किया मैंने अभी किसी नो सर। वेक्टर के नो सर। लेक्चर लिए गए। अब क्वेश्चन ये है यहाँ पर मेरा कि हमने वेक्टर आर को मैंने एक्स और वाई के फॉर्म पे ही क्यों लिखा। मैं इस तरह से भी तो डायग्राम बना सकता था ना यहाँ पे, कि एक वेक्टर में ये इस तरह से ले लेता, फिर एक ऐसा ले लेता, फिर ऐसा ले लेता। बट तुम्हें पता है कि जब अगर अपन किसी ऑब्जेक्ट को या किसी पॉइंट को या फिर किसी लाइन को अगर अपन x और y कोऑर्डिनेट के फॉर्म पे लिखते हैं
तो कैलकुलेशन आसान हो जाते हैं, ठीक है ना, सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि भाई ये एक्स एक्सिस की तरफ है, ये इतना वाई एक्सिस की तरफ है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़े और डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशंस में घुसना पड़ेगा यहाँ पे। क्लियर हो गया कि नहीं? तो अगर हमने एक सुटेबल फ्रेम बना दिया, और अभी हम जो फ्रेम पढ़ रहे हैं बेसिकली वो कोऑर्डिनेट सिस्टम का फ्रेम है हमारा, एक्स वाई जेड। मतलब हम कोई डिस्कशन अगर करते हैं, ठीक है ना, तो हम उसको कहाँ पे लेके आ जाते हैं, एक्स वाई सिस्टम पे ले आते हैं। इसके पहले अपन ने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, तो स्ट्रेट लाइन को क्या मान लेते थे आप, एक्स एक्सिस मान लेते थे, या वाई मान लेते थे, या जेड मान लेते थे, हाँ या ना? इवन ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन को भी आप एक्सिस मान लो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को भी आप क्या मान लो, एक्सिस मान लो। तो जब हम इनको फ्रेम पे रख देते हैं, ठीक है, या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के फॉर्म पे अपन ले लेते हैं कि भाई हम वेक्टर आर को एक्स और वाई के सम के फॉर्म पे बोल रहे हैं, तो उससे उसका जो डिस्कशन है वो और आसान हो जाता है, सिंप्लीफाइड हो जाता है। इसलिए मैंने ये चूज नहीं किया, ये वाले जो रेड पेन से मैंने बनाया है। और डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो आप डायरेक्शंस को भी इस तरह से ले लो। मैं यहाँ पे डायरेक्शन के लिए अगर बताऊं यहाँ पे कि भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इनका जो डायरेक्शन है उनको भी अगर आप एक्सिस पे ले लोगे तो चीजें और आपकी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी। दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड सपोज दिस इज जेड एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। तो सपोज एक्स एक्सिस की तरफ ईस्ट का डायरेक्शन है और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वाई डायरेक्शन है, ये नॉर्थ हो गया, और इधर पे ये हो गया साउथ, और ये वर्टिकल अप। वर्टिकल अप को मैंने जेड डायरेक्शन ले लिया, और जेड डैश मतलब दिस इज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वर्टिकल अप डायरेक्शन हो गया जेड एक्सिस पे। आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आप क्या ले सकते हो, ईस्ट का डायरेक्शन ले सकते हो। पॉजिटिव वाई एक्सिस पे आप नॉर्थ का डायरेक्शन ले सकते हो। बट अगर कहीं पे बात 2 डायमेंशन की चल रही है, सिर्फ 2 डायमेंशन की अगर हम बात करें, दिस इज फॉर 3 डायमेंशन, लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो दिस इज फॉर 2 डायमेंशन, तो ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप मान लो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ ईस्ट है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ वेस्ट है, इधर पे नॉर्थ है और इधर पे साउथ है। तो अगर 2 डायमेंशन में तो आप एक्सिस को डायरेक्शन बना लो भाई, ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। हमारे लिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है, बजाय इसके कि हम कितने डायरेक्शन कंसीडर करोगे, नहीं तो ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में हम सब लोग फैमिलियर हैं, तो इसलिए जब हम कोई प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं तो उसको कोऑर्डिनेट सिस्टम के फ्रेम पे रख देते हैं, तो उससे वो प्रॉब्लम क्या होती है, थोड़ी सिंप्लीफाइड हो जाती है, आसान हो जाती है। बात समझ गए मेरी, या कोई डाउट है अभी डायरेक्शन को लेके कि भाई किस तरह से लेना है? यहाँ पे देखो, मैंने एक्स एक्सिस की तरफ ईस्ट लिया है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। आप एक्स एक्सिस की तरफ नॉर्थ साउथ ले लो, या जेड एक्सिस की तरफ नॉर्थ साउथ ले लो, बट जेड एक्सिस को हम जनरली क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल अप डायरेक्शन। तो जब भी हम प्लेन की बात करते हैं, जैसा हमने अभी तक 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ के आए, तो प्लेन पे हम जनरली क्या बोलते हैं, एक्स और वाई एक्सिस बोलते हैं। तो वो एक कंफर्टेबल जोन के लिए है वैसा। अदरवाइज आप जेड एक्सिस इसको भी ले सकते हो, ऐसा कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि भाई इसको ही एक्स एक्सिस लेना है, ठीक है, आप इसको जेड एक्सिस ले सकते हो, दिस इज योर चॉइस। बट हम जैसा अभी तक पढ़ते आए हैं, हम जिनको लेके कंफर्टेबल हैं, हमको इसको वैसा ही लेना है, तो उससे हमारे दिमाग में थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। मतलब क्लियर हो गया कि नहीं? ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बट हमको ऐसा नहीं है कि भाई दिस इज ऑलवेज दिस इज एक्स एक्सिस, ये हमेशा एक्स एक्सिस होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये वाई एक्सिस ले सकते हो आप, इसको जेड एक्सिस ले सकते हो। तो वेक्टर को भी हम यहाँ पे अब एक्स और वाई के कंपोनेंट के फॉर्म पे तोड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई के फॉर्म पे लिखा, बट ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हम उसको एक्स और वाई के फॉर्म पे तोड़ें, हम वेक्टर को रिजॉल्व करें। ऐसे तो आप इसके बहुत सारे कंपोनेंट बना सकते हो, बहुत सारे पार्ट बना सकते हो, लेकिन हमारे लिए 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वेक्टर के। एक होता है रेफरेंस लाइन के अलोंग, और दूसरा कंपोनेंट होता है रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर। अगर मैं इसको रेफरेंस लाइन ले लूं, सपोज दिस इज द रेफरेंस लाइन, तो जब हम यहाँ पे थीटा की बात कर रहे हैं इसके, सो
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, ये थीटा हो गया। तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट रेफरेंस लाइन पे और एक कंपोनेंट रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर, हमको इस तरह से ब्रेक करना वेक्टर को आगे। मतलब ये इस तरह से ब्रेक नहीं करना है, बाकी ये हो सकता है ऐसा, ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर का सम बन सकता है ये आर, या इनफाइनाइट वेक्टर इसके पार्ट हो सकते हैं, इसके कंपोनेंट हो सकते हैं। बात समझ गए या कोई डाउट है अभी जो एक्सप्लेन किया मैंने? हेलो, समझ गया? डाउट है बेटा कोई? सर हाँ सर, वो जो आपने अभी लास्ट में एक्सप्लेन किया ना, वो थोड़ा सा अटक गया। क्या चीज बेटा एक्सप्लेन किया था? अभी ये जो आर का किया था ना। हाँ, वेक्टर आर को देखो, वेक्टर आर को वैसे तो आप ये कंपोनेंट के फॉर्म पे भी लिख सकते हो, है ना, ये इस तरह के। लेकिन आपको वेक्टर आर को किस तरह के कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखना है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, या फिर रेफरेंस लाइन के का डायरेक्शन का कंपोनेंट और रेफरेंस लाइन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ऐसे तो आप इनको इनफाइनाइट कंपोनेंट के फॉर्म पे लिख सकते हो। समझ गए? हेलो, समझ गए अभी? तो केवल यही होता है। और इसको अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के फ्रेम पे रख देते हो तो चीजें आसान हो जाती। बट मैं पहले रेफरेंस लाइन और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को लेके बताऊंगा। अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए, है ना। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? ले लिए? हेलो, ले लिए क्या? यस सर। एंड देन नेक्स्ट पेज नंबर 2। अब इसको समझना, कंपोनेंट। कंपोनेंट में ऐसा कोई डिफिकल्टी वाला काम नहीं है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज होने वाला, ध्यान रखना। हाँ, सपोज ये एक मैंने यहां पे लिया, दिस इज एनी रेफरेंस लाइन। ये एक रेफरेंस लाइन है और ये एक मैंने यहां पर वेक्टर बना दिया रेफरेंस लाइन से। ये एंगल बना है, दिस इज वेक्टर आर, दिस पॉइंट इज ओ एंड दिस पॉइंट इज पी एंड दिस इज वेक्टर आर। तो यहाँ पे वेक्टर आर इज वेक्टर ओपी। तो अब क्या करना है आपको, इस वेक्टर आर को ब्रेक करना है, तोड़ना है। ठीक है, ब्रेक करना है, तोड़ना, दो पार्ट में तोड़ना, एक रेफरेंस लाइन के अलोंग डायरेक्शन पे और एक रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे। तो रिजॉल्व दिस वेक्टर, रिजॉल्व वेक्टर आर इन टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब पार्ट। ठीक है, वन इज अलोंग द रेफरेंस लाइन एंड another is perpendicular to reference line. One is along reference line and another is perpendicular to reference line. So here vector r is equals to vector op, ये हो गया। और सपोज वेक्टर r को मैं का जो मैग्नीट्यूड है, ये सपोज मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 10 मीटर का ले लिया एंड दिस एंगल इज इक्वल टू सपोज 37 डिग्री। ठीक है, एंगल 37 डिग्री का बना है यहाँ पे और आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 10 मीटर है। अभी मैंने यहाँ पे ईस्ट वेस्ट ये सब कुछ नहीं लिखा, बस एक रेफरेंस लाइन मैंने बना दिया। तो अब इसको ब्रेक करना, ब्रेक करना मतलब एक रेफरेंस लाइन के अलोंग और एक उसके परपेंडिकुलर। तो इसको ब्रेक करने का सिंपल सा तरीका है कि भाई अगर रेफरेंस लाइन के अलोंग चाहिए हमको, तो यहां से सीधी लाइन इधर की तरफ लेके जाना है। आप इधर पे क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि एंगल यहां से है। और फिर एक इसमें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो ऐसी, तो ये अब ब्रेक हो गया यहाँ पे।
एक रेफरेंस लाइन के पैरेलल और एक रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर, तो जो रेफरेंस लाइन के पैरेलल है उसको अपन आर पैरेलल या फिर आर टेंजेंशियल आप इसको बोल सकते हो, और ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये सिंबल परपेंडिकुलर के लिए लिखा मैंने, तो दिस इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, पैरेलल, और ये वाला कौन सा हो गया यहाँ पे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। किसका, रेफरेंस लाइन के परपेंडिकुलर। तो आर टी आप अभी छोड़ दो, सिर्फ आर पैरेलल और आर परपेंडिकुलर बोल सकते हो। इस पॉइंट का नाम आप एम दे दो। तो व्हाट इज आर पैरेलल हियर, R parallel is vector is OM vector and R perpendicular is MP vector here. So what is vector R? Vector R is equals to R parallel vector plus R perpendicular vector या फिर OM vector plus MP vector, और M और M यहाँ पे ओवरलैप होके क्या बचेगा, ये दिस इज OM plus MP is equals to OP and that is equals to R vector। ये समझ गए कि नहीं? तो आपने इस वेक्टर को तोड़ दिया, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड 10 मीटर है। सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R पैरेलल एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ R परपेंडिकुलर हियर? R पैरेलल और R परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ठीक है, R पैरेलल और R परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये कैसे बताओगे? R परपेंडिकुलर आएगा, क्या बेटा? 5 आएगा। नहीं, अभी देखो, मैंने ये जब अपन ये पढ़ रहे थे ना हम वेक्टर एडिशन, और जब हमने वहां पे रिजल्टेंट निकाल रहे थे, तो बेसिकली ये भी तो रिजल्टेंट है ना। किसका रिजल्टेंट है ये जो वेक्टर आर है पहले से था, उसको हमने इसमें तोड़ा, मतलब ये वेक्टर आर एक्चुअल में इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ ना, आर पैरेलल और आर परपेंडिकुलर का, है ना। तो क्या ट्रिग्नोमेट्री का यूज नहीं कर सकते? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, ये एक राइट ट्रायंगल दिख रहा है। सो अगर मैं ये बोलूं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके इसको बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, है या ना? कर सकते हो कि नहीं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके? यस सर। हाँ, तो अब कैसे यूज करोगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का? अगर आप यूज करते हो तो साइन 37 डिग्री ये किसके इक्वल आएगा, या साइन थीटा किसके इक्वल आएगा यहाँ पे? व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और कॉस थीटा किसके इक्वल रहेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो दिस इज आर पैरेलल अपॉन आर। तो इसका मतलब आर परपेंडिकुलर किसके बराबर है? आर साइन थीटा के, और ये 10 मीटर है, और फिर साइन 37 डिग्री 10 मीटर, साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती 3/5, तो ये कैंसिल होके कितना बचा यहाँ पे? दिस इज 6 मीटर। तो आर परपेंडिकुलर इज 6 मीटर, और आर पैरेलल किसके इक्वल होगा? देखो, ये आर का इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपका आर कॉस थीटा 10 मीटर इंटू कॉस 37 इक्वल्स टू 10 मीटर इंटू 4/5 इक्वल्स टू 8 मीटर। वैसे भी कहीं अगर आपको इस तरह से दिख रहा है कि राइट ट्रायंगल दिख रहा है और उसमें हाइपोटेन्यूस आपकी 10 है, ठीक है, और राइट ट्रायंगल है, तो यहाँ पर केस एक ही टाइप का बन सकता है इस तरह का कि भाई एक साइड उसकी 6 की होगी, एक 8 की होगी, या हाइपोटेन्यूस आपको 5 दिख रही तो ऑफ कोर्स एक साइड 3 होगी और एक साइड 5 होगी, तभी ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में वो एक यूनिक बात है वहां पे, है ना, राइट ट्रायंगल के लिए। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा इसको? कोई डाउट? हेलो? नो सर। हाँ, अभी इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। समझ गए या नहीं कि अभी भी कोई डाउट है? रेजोल्यूशन रेजोल्यूशन यहाँ पे 2 कंपोनेंट में ही तोड़ना है ना हमारे सिलेबस में, मतलब ये समझ लो यही है कि भाई हमको सिर्फ 2 कंपोनेंट में तोड़ना वेक्टर को।
या 3 कंपोनेंट में तोड़ना, लेकिन तीनों एक दूसरे, अभी मैंने जेड एक्सिस के बारे में बताया ही नहीं है, तो 3 कंपोनेंट में तोड़ने के लिए हम थोड़ा और सिंप्लीफाइड फॉर्म पे जाएंगे, इस तरह से भी नहीं तोड़ेंगे, है ना। क्लियर हो गया अभी? ये कोई डाउट है? हेलो, क्लियर हो गया या कोई डाउट है? एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी, इसके जस्ट बाद देखो आप उस क्वेश्चन को, है ना। हाँ बोलो सर। वो R1 के नीचे में क्या है वो? R1 कहीं है ही नहीं रे, R परपेंडिकुलर लिखा हूं मैंने और R पैरेलल लिखा है वो। ओके सर। ओके, R1 कहीं नहीं है, R परपेंडिकुलर है, वो सिंबल परपेंडिकुलर का है, ठीक है सानिध। यस सर। ओके बेटा, और किसी को कोई डाउट है? दिशा समझ गए? दिशा पिछली क्लास नहीं कर रहे थे तुम, बराबर क्लास ही नहीं हो पा रही तुम्हारी दिशा, और आपको रिजॉल्व करना है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? हेलो, ले हाँ लिए? सर। मिटा दो इसको। हाँ यस सर। सर। मैं यहाँ पे पेज नंबर 3, और अब ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें क्या करना आपको सभी में, रिजॉल्व द वेक्टर in x component and y component, x component and y component, x और y component में आपको वेक्टर को रिजॉल्व करना है, ठीक है। एंड सपोज दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, एंड ये वेक्टर r है। रिजॉल्व द वेक्टर r इन x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, और यहाँ पर एंगल अभी ये 60 डिग्री का है, r की वैल्यू यहाँ पे 10 न्यूटन है मान लो, ठीक है। तो आपको x और y कंपोनेंट में रिजॉल्व करना बेटा, एक। और दूसरा डायग्राम ये हो गया यहाँ पर, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज O पॉइंट, ये O, ये P, ये O एंड देन P। यहाँ पे r की वैल्यू और एंगल जो बना यहाँ पे, दिस इज इक्वल्स टू 37 डिग्री, और ये r की वैल्यू यहाँ पर है 5 मीटर, ठीक है। r की वैल्यू कितनी यहाँ पे, वेक्टर r इज इक्वल्स टू 5 मीटर, और y एक्सिस से 37 डिग्री का एंगल बना है। चलो फटाफट इसको x और y का मतलब क्या हुआ, अगर एंगल यहाँ से है तो रेफरेंस लाइन ये है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये बनेगा, ऐसे ही इसको। चलो फटाफट रिजॉल्व करो, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, निकालो वैल्यू कितनी आती है। और ये 37 डिग्री और 53 वाले वैल्यूज पता है कि नहीं आपको? ठीक है, देखो जिनका नहीं आया कोई बात नहीं, देखो लेकिन अब है ना कैसे करना था। देखो इसको पहले वाले को सॉल्व करने के लिए आपको यहां से यहां तक एक पार्ट और दूसरा पार्ट ये वाला बन जाएगा, दिस इज x एंड दिस इज y, है ना, समझ गए या नहीं? अब इसमें ये तो मैंने इस साइड पे बना दिया, क्या ऐसा पॉसिबल नहीं था, इस तरह से नहीं बना सकते थे इसका, ये ऐसा? भाई आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा कि नहीं? सो दिस इज आल्सो x एक्सिस, और ये इधर से भी आप बना सकते थे, दिस इज इक्वल्स टू y एक्सिस, क्या फर्क पड़ेगा, ये और ये, हाँ या ना? अरे समझ गए या नहीं? हाँ सर, सेकंड वाले में वैसी। हाँ, कहीं पर कैसे भी कर सकते हो। अभी देखो अगर अपन ये वाला राइट ट्रायंगल देखते हैं, नाउ राइट ट्रायंगल OMP, ये वाले राइट ट्रायंगल पे, तो ये वाले राइट ट्रायंगल पे आप क्या लिखोगे, साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू y अपॉन r, और y की वैल्यू 10 है, और सॉरी y की वैल्यू हमें नहीं पता, r की वैल्यू 10 है, तो y इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा आपको, y equals to 10 sin 60, so this is 10 into रूट 3 by 2, मतलब 5 रूट 3 मीटर, ओ सॉरी न्यूटन, क्योंकि यूनिट न्यूटन है। अब सिमिलरली आप किसको देखना है यहाँ पे, x को,
तो cos 60 इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा यहाँ पे x डिवाइडेड बाय r, और ये x की वैल्यू हमें नहीं पता, r की वैल्यू 10 है, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 cos 60 डिग्री, और ये 10 cos 60 होता 1/2, मतलब कितना आ गया 5 मीटर। तो x की वैल्यू आएगी 10 cos 60, 10 into 1/2 equals to 5 न्यूटन। सॉरी, दिस इज नॉट मीटर बट इट इज न्यूटन। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए या नहीं? कोई डाउट है? नो सर। हाँ, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ये ब्रेक कर दिया आपने, इस वेक्टर को तोड़ दिए, ये वेक्टर आर को आपने तोड़ दिया, एक्स और वाई के फॉर्म पे आपने तोड़ दिया, जिसका एक्स कंपोनेंट एक आ गया 5√3 और वाई कंपोनेंट क्या बन गया उसका। तो जब आपको ओपी वेक्टर लिखना, सो दिस इज ओ एम वेक्टर और प्लस एक्स वाई वेक्टर, मतलब आपको अगर वेक्टर आर लिखना ही है यहाँ पे, सो दिस कैन बी रिटन एज वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई हियर। सिमिलरली यहाँ पे अगर आपको देखना है तो आपको इस तरह से राइट ट्रायंगल देखना, तो ये y बनेगा और इधर पे ये x बनेगा, हाँ या ना? अरे समझ गया या नहीं? और आप इसको चाहो तो नीचे भी ड्रॉ कर सकते हो ऐसा। सो दिस इज x एंड दिस इज y हियर। समझ गए? कोई डाउट अभी? तो अब आप ट्रायंगल कौन सा ले लो, दिस इज n एंड दिस इज n। नाउ राइट ट्रायंगल अगर अपन कौन सा वाला लेते, ONP लेते, ये ONP, so this is the hypotenuse. So what is cos 37 here? Cos 37 is base upon hypotenuse, so y upon r, so y equals to r cos 37, और r की वैल्यू यहाँ पे 5 मीटर है, cos 37 होता 4/5, 5 से 5 कैंसिल, एंड द आंसर इज 4 मीटर। और sin 37 कितना मिलेगा, दिस इज x by r, sin 37 मतलब opposite side upon hypotenuse, so what is the value of x here? X is equals to r sin 37, so r की वैल्यू कितना 5 मीटर into sin 37, 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, so answer is here 3 मीटर। समझ गए या नहीं? हेलो, कोई डाउट है इस पे? समझ गए सर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या? ये रिजॉल्व किए हमने, डाउट है बेटा किसी को? किसी भी बच्चे को तो पूछो। देखो, जब आप वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म पे तोड़ देते हो, जैसे इस आर को आपने एक्स और वाई के फॉर्म पे अगर आपने तोड़ दिया, ठीक है, एक्स और वाई के फॉर्म पे अगर आपने इसको ब्रेक किया, तो आर का जो काम है वो कौन करेंगे? अब एक्स और वाई करेंगे। आर को भूल जाना हमको, अब किसको ध्यान रखना कि एक्स और वाई, जो उसके कंपोनेंट थे, वेक्टर आपका आर था, उसको आपने तोड़ दिए एक्स और वाई में, तो अब आप एक्स को और वाई को अलग अलग यूज कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग मतलब जैसे कोई क्वेश्चन इस तरह का बनता है, एक मिनट, हाँ, पहले एक आध दो क्वेश्चन और करते फिर अपन आगे का पढ़ेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे। पहले क्वेश्चन और करते, दिस इज पेज नंबर 4, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? पेज नंबर 4 पे फिर एक और एग्जांपल आप ले लो, इस पे आपको रिजॉल्व करना है। देखो ये थोड़ा सा अलग है, ये एंगल थीटा डिग्री का है। वेट क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, सपोज दिस इज एनी ऑब्जेक्ट, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एज सरफेस मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मतलब ग्राउंड आप जिसको बोल सकते हो, और यहाँ पे कोई मास रखा हुआ, दिस मास इज इक्वल्स टू सपोज 10 kg, यहाँ पे मास कितने का है, m इज इक्वल्स टू सपोज इट इज 10 kg, और g की वैल्यू आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो, एंड एंगल सपोज यहाँ पे कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, और ये जो लाइन है यहाँ पे, दिस इज इंक्लाइंड
प्लेन आप इसको बोलते हो, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है। बहुत सारी जगह पे देखा होगा हमने, स्लोप भी पढ़े थे कुछ ऐसा, है ना। ये जो 60 डिग्री का एंगल है, दिस इज द स्लोप ऑफ 60 डिग्री का एंगल, मतलब 1060 की जो वैल्यू होगी, 1060 इज द स्लोप ऑफ दिस इंक्लाइंड प्लेन। बट हमको वेट को कैसे लिखते हैं, आप जानते हो ना वेट कैसे लिखा जाता है? वेट, इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो हमेशा किधर पे आएगा? वेट हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन पे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो ये वेट बन गया हमेशा, वेट हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के परपेंडिकुलरली नीचे जाता है ये, और आगे भी पढ़ेंगे, बट मैंने यहाँ पे बना दिया कि दिस इज द वेट, और मैं लिख दूं कि भाई वेट कितना हो गया यहाँ पे, 100 न्यूटन का वेट है सपोज। अब आपको इस वेट को दो पार्ट में तोड़ना है। कौन कौन से दो पार्ट में तोड़ना है? इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन और इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल डायरेक्शन में आपको इस वेट को ब्रेक करना है। तो आप इधर का जो डायरेक्शन है, ये वाले डायरेक्शन को आप एक्स एक्सिस मान लें, और ये डायरेक्शन को आप क्या मान लें, यहाँ पे वाई एक्सिस मान सकते हैं। तो अब आपको वेट को स्प्लिट करना है, किधर किधर पे? इस वेट को आप ये डायरेक्शन पे स्प्लिट करो और एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे स्प्लिट करो। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गया बेटा? कोई डाउट? सर हाँ सर एक बार रिपीट करिए। देख, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, और उस इंक्लाइंड प्लेन पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट का क्या होगा उसके बारे में मत सोचो अभी, अभी सिर्फ ये सोचो कि ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो नीचे लग रहा है, बस अभी इतना ध्यान रखना। एंड इसका जो वेट है वो 100 न्यूटन का है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वेट को एक तो इंक्लाइंड प्लेन के डायरेक्शन पे, और इंक्लाइंड प्लेन का जो डायरेक्शन उसको मैंने क्या ले लिया यहाँ पे कि भाई ये एक्स एक्सिस है, और ये इंक्लाइंड प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो गया जिसको हमने क्या बोल दी कि ये वाई एक्सिस है। तो आपको इस वेट को एक्स और वाई डायरेक्शन में क्या करना है? तोड़ना है, ब्रेक करना है, कंपोनेंट बनाना है, रिजॉल्व करना है। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? हाँ सर, वो वाई डायरेक्शन नीचे की तरफ भी ले सकते हैं ना, जो आपने वाई एक्सिस को पूरा नीचे तक खींचा है। ये ना बेटा, आप जरूरी नहीं है ना, Yes, यहाँ पे sir. आप नीचे की तरफ भी ले सकते हो। यस सर, ऊपर लेते तो नेगेटिव आ जाता ना सर। हाँ ठीक है, आपको आपकी चॉइस है, उससे क्या फर्क पड़ता है यहाँ पे कि भाई ये नेगेटिव, आपको बस इसको ब्रेक करना ना। तो क्या करना, ब्रेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा ड्रॉ करो, मतलब एक लाइन यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे ये y हो गया और ये x हो गया, या फिर आप इधर से ड्रॉ कर दो ऐसा, है ना। ये x हो गया और ये वाली वैल्यू क्या हो गई? y हो गई यहाँ पे। हाँ या ना? अरे समझ गए या नहीं कि कोई डाउट है? हेलो, समझ गए? डाउट है? समझ गए सर। लेकिन यहाँ पर के एंगल के बारे में नहीं पता कि कितना एंगल होगा, तो वो कैसे निकालोगे? वो कैसे निकालोगे? एंगल नहीं पता यहाँ पे आपको, ये कैसे निकालोगे एंगल? सर एक्स और वाई तो परपेंडिकुलर रहेंगे ना। हाँ, एक्स और वाई परपेंडिकुलर रहेंगे, वो फिक्स है। एक्स और वाई, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, वो फिक्स है। ये एंगल नहीं पता यहाँ पे कि ये एंगल कितने का सर राइट एंगल ट्रायंगल है ना वो। कौन सा वाला? हाँ ये राइट ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वो वाला right 90 triangle डिग्री है। और लग वो लेंगे। 30 डिग्री, 36 की सर वो 90, 30 डिग्री ऊपर। हाँ? 30 डिग्री आ जाएगा सर वो। 30 ये 90 डिग्री 60 आएगा। और 30 डिग्री। 30 डिग्री बन गया, और ये कितने डिग्री का बन जाएगा? 60 डिग्री का बन गया फिर इसके कारण। हाँ या ना? हाँ या ना? ये 30 डिग्री का, तो ये 60 डिग्री का इतना। अरे एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना, ये हमेशा होता ही है, ये फिक्स है। एक्स एक्स डैश एक्सिस, वाई वाई डैश एक्सिस एंड जेड जेड डैश एक्सिस, ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं हमेशा। यहाँ पे कुछ नहीं है इफ एंड बट, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक डायरेक्शन वाई डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, तो ये 30 डिग्री का एंगल हो गया, तो ये 60 का होगा भाई। समझ गए नहीं? क्योंकि एक्स और वाई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये मैंने इसलिए बताया कि ये एंगल अगर थीटा का है तो यहाँ पर का एंगल भी कितने डिग्री का बनेगा आपका? थीटा डिग्री का बनेगा। समझ गए? अगर ये एंगल थीटा डिग्री का है तो ये एंगल भी यहाँ पर का थीटा डिग्री का बनेगा। अब आप रिजॉल्व कर सकते हो कि नहीं इसको?
हेलो, कर सकते हो रिजॉल्व? हाँ सर। ठीक है, तो इसको ट्राई करना। आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे और कल से बेटा बी ऑन टाइम, है ना, सभी बच्चे, और पूरी क्लास करने की कोशिश करना। आज भी 4-5 बच्चे अभी लास्ट में कम हो गए। यार तुम लोग सब कितने बजे उठते हो? जल्दी नहीं उठते हो क्या?